अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय वज़ीर आज़म और उनकी काबीना की गीदड़ भपकियां जारी हैं, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी में भारत की इबरतनाक शिकस्त की तस्दीक अब मोदी सरकार के अपने लोग भी कर रहे हैं। बीजेपी के एक सीनियर रहनुमा ने पाकिस्तान के हाथों 5 भारतीय तैयारे मार गिराने का एतराफ़ कर लिया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान के तैयारे अच्छे थे, जबकि फ्रांस ने जो तैयारे भारत को दिए वो अच्छे नहीं थे। पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद भारत में अफवाज और हुकूमत के दरमियान भी इख्तलाफात बढ़ चुके हैं। भारत ने पिछले चंद सालों में जो दिफाई मायदे दस्तखत किए उन पर भी शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। भारतीय एयर चीफ के तहलका खेज बयान ने दफाई मायदों की करप्शन का राज फाश कर दिया है। भारतीय एयर चीफ AP सिंह ने इंकशाफ किया है कि टाइम लाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। हम जानते हैं कि कुछ सिस्टम्स कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी मुआयदे करते हैं। दूसरी जानिब भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी भारतीय तैयारे गिरने की तस्दीक करते हुए कहा है कि ये अहम नहीं कि हमारे तैयारे गिरे हैं, बल्कि अहम ये है कि तैयारे क्यों गिरे हैं। उनका कहना था कि भारतीय फिजाइया ने फिजाई झड़पों में टैक्टिकल गलतियां की हैं। एक तरफ तो भारत अपनी शिकस्त और गलतियों का एतराफ़ कर रहा है, तो दूसरी जानिब जंग बंदी के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने का सिलसिला भी जारी रखे हुए है। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुमकिना जारहियत की बाज़गश्त भी जारी है। ऐसे में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भी मुस्तकबिल में कशीदगी के खतरे का इंदिया दे दिया है। पाक भारत हालिया तनाज़ा जंग बंदी के बाद क्या रुख इख्तियार करेगा? मोदी के खिलाफ भारत के अंदर से उठने वाली आवाज़ें बीजेपी हुकूमत के लिए कितनी खतरनाक है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार मेजर रिटायर मीसम रज़ावान। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। अनफॉर्चुनेटली सर, जो हमारा दुश्मन है वो बहुत ही कोई बुरा दुश्मन है, कमज़र्फ दुश्मन है, और वो अपनी हार को मान नहीं रहा, जबकि उनके अंदर से ही सब अब इसको एतराफ़ कर रहे हैं कि वो हार चुके हैं। जो सुब्रामण्यम है उन्होंने BJP के जो रहनुमा है उन्होंने 5 तैयारे गिरने का एतराफ़ कर लिया है। फिर जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, उन्होंने भी तस्दीक कर दी है। लेकिन ये दुश्मन बाज नहीं आता, ये अपनी सियासत बचाने के लिए बहुत वहाँ पे मुसलमानों को टफ टाइम देता है, मुसलमानों से नफरत करता है। अभी वहाँ पे जितना टफ टाइम मुसलमानों को दिया जा रहा है, और फिर पाकिस्तानियों के लिए जिस किस्म की ये गलीज ज़बान इस्तेमाल करते हैं कि जी गोली खा लें, ये कर लें, तो ये दुश्मन इतनी बड़ी हार के बावजूद जो कि इंटरनेशनली एक्सपोज हो चुकी है, बाज नहीं आ रहा। क्या कहेंगे इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं स्टार्ट में ही आपको एक बात बता दूं कि एक लिहाज से हम बड़े बदकिस्मत हैं और हमारा दुश्मन बड़ा खुशकिस्मत है। हम बदकिस्मत इस लिहाज से हैं कि हमें जो दुश्मन मिला है इंतहाई कमज़र्फ, झूठा और मक्कार मिला है, और उसको हमारे दुश्मन खुशकिस्मत इसलिए है कि उसको एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड दुश्मन मिला है जो दो चार पे बिलीव करता है। अब इस सारे बैकग्राउंड को समझते हुए नो योर एनिमी की पॉलिसी के तहत हमें एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए कि वो सच्ची बात करें। अब आ जाते हैं कि उस जंग के अंदर उनके नुकसानात और उनकी एक्सेप्टेंस। जो 5 और 6 की दरमियानी रात उन्होंने जो हमला किया और उसमें जो उनके 5 तैयारे और एक UAV गिरा, ये ऐसे ही सच था जिस तरह के सन राइजेस इन द ईस्ट। अब सूरज चढ़ चुका हुआ था, दुनिया सारी उसकी रोशनी से मुस्तफीद हो रही थी, तबसरा कर रही थी, मगर भारत की सरकार जो थी वो आंखें बंद करके, अपनी आंखों के अंदर अंधेरा रख के, अपनी आवाम के अंदर अंधेरा रख के इस चीज से इनकारी थी कि नहीं, सूरज नहीं चढ़ा। अब बात यह है कि सूरज जब चढ़ता है तो कितनी देर तक आप अपनी आंखें बंद रख के अपनी आवाम को जाहिल रख सकते हैं। आज उनके चीफ ऑफ डिफेंस ने जो उनके अनिल चौहान साहब हैं, उन्होंने आज एक्सेप्ट कर लिया है ब्लूमबर्ग में सिंगापुर के बेस के ऊपर जो उन्होंने इंटरव्यू किया है, उसमें उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अपना नुकसान, अपनी हार, अपनी गलतियां। अब मैं ये सब, इससे पहले कल सुब्रमण्यम साहब जो बीजेपी के उनके बहुत एक सीनियर कारकुन हैं और उनका स्टेटस जो है ऑलमोस्ट वो मोदी साहब वाला है, उन्होंने अपनी हार को तस्लीम कर लिया है। अब ये आइंदा, अभी आपकी फोन से पहले मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं, वो इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर भी करूंगा कि जो S-400 बड़ी नायाब तस्वीर हमें मौसूल हो गई है
S-400 जो उनका सैबोटेज हुआ और वो जला पड़ा हुआ है। माशाल्लाह। अब उसको हम थोड़ी थोड़ी देर में हम उसको मीडिया के ऊपर भी लेके आएंगे। अब और उनके उनके एक सोल्जर ने वो तस्वीर बेची है, ऑफर करके बेची है हमें। सही। अब बात ये है कि सच को साथ तक छुपाओगे, और सच ये है कि पहलगाम का वाकया आप लोगों ने जो है पुलवामा की तरह खुद फैब्रिकेट किया, खुद बंदे अपने भेजे, खुद अपने ही लोगों को अपनी ही गनों से अपने ही बंदों के हाथों मरवाया, और उसका नैरेटिव पाकिस्तान के ऊपर इलेक्शन की खातिर डाला। बट इसका सद्देबाब इनके पास कतई तौर पे बिल्कुल नहीं है। और अब ये नैरेटिव की जंग भी हार चुके हुए हैं, ये हमारी परसेप्शन की जंग भी हार चुके हुए हैं, ये मीडिया की जंग भी हार चुके हुए हैं, ये सेना की जंग भी हार चुके हुए हैं, ये सीमा की जंग भी हार चुके हुए हैं। लेकिन सर, ये जो हारा हुआ दुश्मन होता है, आपको लगता है कि ये खतरनाक होता है और ये कभी भी अटैक कर सकता है? देखिए, कमजोर दुश्मन जो है ना, वो हमेशा फ्रंट से अब आपको कभी नहीं लड़ेगा। ये मैं एक और प्रोग्राम में भी ये बड़े वसूख के साथ ये कह चुका हूं कि ये कम से कम अगले 25 साल तक ये कभी भी फ्रंट पे आके बॉर्डर टू बॉर्डर या एलओसी टू एलओसी कभी लड़ेगा नहीं हमारे साथ। बिल्कुल। मगर ये अपनी ये मैं आपको एक इनकी साइकोलॉजी बता रहा हूँ, बनिया साइकोलॉजी में बता रहा हूँ। जितनी मार को पड़ चुकी हुई है, दे विल नेवर डेयर टू फाइट अगेन। इसलिए हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, व्हाट दे विल डू, ये वो करेंगे जो अभी जिस तरह ये बलूचिस्तान में बीएलए को प्रॉक्सी वॉर्स, ये चोरों की तरह अब लड़ेंगे। ये ये वो मक्खियां हैं जिन्होंने हमेशा गंद के ऊपर बैठना है, और इनका हल जो है एक अच्छा स्प्रे है। और जिस तरह एक जोर का थप्पड़ इनके मुंह पे 10 तारीख को पड़ा है, और अल्लाह पाक ने जिस तरह पाकिस्तान को सुरखरू किया है, ये इसी तरह आगे मजीद जब इस तरह की 2-3 और दहशतगर्दी की इन्होंने हरकतें करने की कोशिश की, तो जिस तरह अब पाकिस्तान एविडेंसेस पूरी दुनिया के सामने ला रहा है, लोग तो इनके साथ ट्रेड बंद कर देंगे। इनकी अपनी पब्लिक इनके खिलाफ उठ के खड़ी हो चुकी हुई है। इनकी इस वक्त लोकसभा में जिस लेवल की इन्होंने मीडिया बंद कर दिया उधर, जिस लेवल की इस वक्त डिस्कशन बीजेपी के अपने कारकुन कर रहे हैं, जिस तरह सुब्रमण्यम साहब बोले हैं, वो कल आके बोला है कि इंसान की खसरत यह है कि वो एक हद तक झूठ सुन सकता है। बिल्कुल। अब उनकी पब्लिक जो है वो उठ खड़ी हुई, और ये मैं ना मानू वाली और पाकिस्तान के साथ बोग्ज और दुश्मनी की जो पॉलिटिक्स मोदी साहब ने खेली है, आरएसएस ने खेली है, हिंदुत्व ने खेली है, अखंड भारत ने जो खेली है, इसने अल्टीमेटली भारत को अब न सिर्फ तनहा कर दिया है पूरी दुनिया में, बल्कि इनको अब डिसइंटीग्रेशन के दहाने पे ला खड़ा कर। दुरुस्त सर। सर, अब अगर हम बात करें दुश्मन की, तो ये तो दुश्मन बाहर था, हमने इससे लड़ाई कर ली और इसको खूब मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन ये जो दुश्मन हमारे घर में मौजूद है, जिसमें बीएलए की बात आपने की, इस दुश्मन से कैसे निपटा जाएगा? ठीक है, ये हर वो कौम जिसका अब टेक ऑफ का टाइम आना होता है, तो उसके आगे इस तरह के जो दुश्मन हैं, चाहे वो अंदर से हों चाहे वो बाहर से हों, वो उसके टेक ऑफ के अंदर, वो उसकी प्रोग्रेस के अंदर, वो उसके अरूज के स्टार्ट का जो टाइम होता है, उसमें उन्होंने हर बड़ी कौम ने ये रेजिस्टेंस फेस करनी होती है। हम पिछले 25 साल से ये दहशतगर्दी फेस कर रहे हैं, और वो फेस करके हम ऐसा कुंदन, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वो कुंदन बन चुकी हुई थी, जिस तरह वो शायर कहता है ना कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। तो वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ाई में, महारत में इस कदर कुंदन और गुलो गुलजार बन चुके हुए थे कि जब इनको बॉर्डर के ऊपर इंडिया के साथ लड़ना पड़ा है, तो वो इनके लिए एक शुगर स्टेज ड्रामा और एक मीम से ज्यादा उनको कुछ नहीं लगा। तो अब जो अंदर दुश्मन है, वो अब हमारे लिए जिस कदर हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है, अब ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं, और इस पे मैं बड़ा खुश हूँ। अफगानिस्तान का जो बयान आया बड़ा खुशाइंद है, और दोनों हमारे ब्रदर मुल्क हैं। जब ये पीछे से अब इनकी इनटेक बंद हो जाएगी, बॉर्डर क्लोज हो जाएंगे इनके लिए, तो इनके इर्द गिर्द घेरा तंग हो जाएगा, कुमक बंद हो जाएगी।
इनकी सप्लाई चेन बंद हो जाएगी, भारत इनको मजीद रसद नहीं पहुंचा सकेगा, तो ये कितने दिन लड़ लेंगे। अब फाइनली गवर्नमेंट को अब इनको क्लियर स्टांस लेके हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को बिल्कुल एक क्लियर लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए कि यू आर विद अस और यू आर नॉट विद अस, दैट्स इट। अब देयर इज नो ग्रे। सर, जिस तरह से हमारी फोर्सेस ने इस गंदे दुश्मन का मुकाबला किया और इनको ये बताया कि इन्होंने हमारी एक तरह से जो एयर डिफेंस सिस्टम था या जो हमारी एयर पावर थी उसको अंडर एस्टिमेट किया था, फिर कहीं ना कहीं इंटरनेशनली ये प्रोपोगेंडा भी किया गया कि कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान शायद इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता, जो कि हमने किया। सर, अभी आपको ऐसा लगता है या ये एक सवाल हमारे जहन में आता है कि क्या 10 मई को ऐसी सिचुएशन बन रही थी कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी? देखिए, आपको अगर वो 10 मई वाला टाइम, फजर के बाद वाला अगर स्टैगिंग में याद हो, तो फजर के बाद हमारा पहला अटैक जो एयर रेड वाला था वो गया था, पहली वेव हमारी, जिसमें हमने इनका सारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पायलट्स ने अपनी महारत से सैबोटेज किया। उसके बाद हमारे मिसाइल गए हतफ-1 और वो सारा फॉलो अप विद आर्टिलरी फायर, फॉलोड बाय आवर EW इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रोन्स, और वो सारा हमारा वेव गई। इसके बाद 7:10 पर हम प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, जो नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, वो कॉल कर। अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें इससे पहले एक अंदिया दिया जा चुका हुआ है कि जब हमने अपने DGISI को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एडवाइजर बना दिया है और सेक्रेटरी बना दिया। अब उसमें ये एक बेसिकली उस सारे प्रोसेस को शॉर्ट किया हमने, जो अगर खुदा न खास्ता हमें दुश्मन की किसी मूवमेंट का, किसी नीयत का जब हमें पता चले कि दुश्मन कोई ऐसा इरादा रखता है कि पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए खतरनाक है, तो आके तो फिर हमें न्यूक्लियर ऑप्शन पे जाने के लिए कोई लंबा प्रोसीजर फॉलो ना करना पड़े। तो हमारे पास तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है, अगर है भी तो इट इज नॉट डिक्लेयर्ड। तो हमारे पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं इसके अलावा, बिल्कुल, कि हम अपने सर्वाइवल के लिए, हम अपने पीस के लिए, हम अपने अमन के लिए, हम हर वक्त इस चीज के लिए तैयार रहें। अल्लाह पाक ने जो जिस कैपेबिलिटी से हमें ब्लेस किया है, आज अगर 10 मई को अल्लाह पाक ने हमें एक अच्छे J-10C और J-17 और EW वॉरफेयर से इक्विप किया था, तो जब उनका हमने इस्तेमाल किया है तो वो हमारा सर्वाइवल था। जी सर, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि क्या फ्यूचर में कोई हालात मजीद खराब हो सकते हैं या दोबारा से ये हमारा बुज़दिल दुश्मन कोई हरकत करेगा? लेकिन अगर ये प्रॉक्सी वॉर कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि जितनी हिफ़्फ़त इसको, जितनी बेइज्जती इसको उठानी पड़ी है, अब उसके पास मुंह छुपाने का कोई जगह नहीं रही। तो अपनी पब्लिक के आगे अलाइव रहने के लिए, अपनी पब्लिक को एंगेज रखने के लिए, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव के ऊपर कायम रखने के लिए कि देखो इन्होंने ये किया, देखो हमारी औरतों के मांगों से संदूर इन्होंने छीना, तो हमने अब सराब में, बलूचिस्तान में इनके डिप्टी कमिश्नर को मार के उसका संदूर छीन लिया। तो इस तरह की ये बुज़दिलाना हरकत जो हैं, ये बुज़दिल दुश्मन से एक्सपेक्टेड हैं, मगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट, हमारी नेशनल गवर्नमेंट, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, दे आर वेल इक्विप्ड टू फेस ऑल दिस डर्टी वर्क, जो अभी छोटा डर्टी वर्क इन्होंने शुरू किया है। जिस तरह हमने इनको 10 मई को शिकस्त दी, अब इस छोटे डर्टी वर्क में भी इनको उसी शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है फैसल चौधरी साहब ने, सीनियर रहनुमा PTI। आपकी मुलाकात भी होती है खान साहब से और आप आजकल एक सर बहुत ही रेलेवेंट गेस्ट हैं, क्योंकि आवाम जो सुनना चाहती है एक सच, एक पार्टी के मुतालिक, वो सच आप बता रहे हैं। बानी PTI ने कहा है कि एहतजाज की तहरीक वो अब खुद चलाएंगे जेल से बैठकर। सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो मौजूदा क़यादत है उसके ऊपर बानी PTI ने भी इस वक्त गिव अप कर दिया और इमरान खान साहब को भी लगता है कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे, ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी पहले उन्होंने गंडापुर साहब को सौंपी थी और अब ज़राए के मुताबिक ये खबर है कि जी अब अली जफ़र साहब जो हैं वो इसकी मनसूबाबंदी करेंगे। इस पर आपकी क्या राय है सर?
थैंक यू। जो मौजूदा लीडरशिप है, स्पेशली जो अनइलेक्टेड है, इम्पोज्ड लीडरशिप है, उन्होंने 26 नवंबर को धोखा दिया कारकुनों को भी, खुद भी मौके से गायब रहे और नहीं आए। और वहाँ पे जो क़यादत हाज़िर थी, आलिया हमज़ा वहाँ पे थीं और आमिर मुग़ल वहाँ पे थे। तो इस तरह के जो शाहिद खट्टक था वहाँ पे, मैंने इसके पीछे वो था, वो सद्दाम तरीन थे, 1-2 और बंदे थे जो कि वहाँ पे मौजूद थे और बुशरा बीबी, अली अमीन भी थे। लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी क़यादत है जिससे लोग डिसग्रंटल हैं और लोग जो हैं उनके कहने पे बिल्कुल नहीं आएँगे सड़कों पे। इसलिए इमरान खान साहब को आज जेल से ये पैगाम देना पड़ा कि मैं खुद लीड करूँगा। व्हेयरएज़ सबको पता है कि जेल में बैठ के तो हैंडीकैप होता है। इमरान खान साहब कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके हैं, लिहाज़ा उन्होंने खुद सामने आने का फैसला किया। सर वो खुद सामने आ जाते हैं, लेकिन अडियाला से 2-2 किलोमीटर पहले ही अगर वो रोड्स भी बंद कर दिए जाते हैं और लोगों की रसाई भी मुश्किल हो जाती है, तो फिर वो किस तरह से तहरीक चलाएंगे? जब उनका पैगाम जो है वो लोगों तक आ ही नहीं सकता, तो फिर तहरीक कैसे चलेगी? जेल में तहरीक चलाने की ये इम्पेडिमेंट्स और हैंडीकैप्स तो होंगे सुजैन। अब इमरान खान साहब इस पे कैसे काबू पाते हैं? क्या वो प्रायर कोई ऐसी देते हैं? कौन से लोगों के ज़रिए मैसेज आते हैं? ये इम्पोर्टेंट होगा और वो चीज़ जो है आगे लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि फ़िलहाल जो तहरीक चलाने का इंदिया दिया गया है, वो ज़ाहिर है वो किसी एक जगह पे इकट्ठा होने का नहीं है। वो अक्रॉस द कंट्री जो है वो दिया है और उससे बहुत सारे लोग टेस्ट भी हो जाएँगे। यानी इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी ने अपने हल्के से कभी कोई रैली लीड ही नहीं की, कभी निकाली भी नहीं। सर आपने कहा बहुत एंड बहुत से लेकिन लोग टेस्ट भी काबिज़ हैं हो वो जाएंगे, उसको। लेकिन अगर 26 नवंबर की बात की जाए तो 26 नवंबर को तो पता लग गया था कि कौन इमरान खान साहब के साथ है, कौन नहीं है, और उसके बाद बुशरा बीबी का अरेस्ट हो जाना, तो अभी भी क्या टेस्ट करने की जरूरत है? अब तो बहुत सी चीजें ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं। हाँ साहब, जो है वो क्योंकि प्लेयर आदमी है ना, तो बार-बार चांस देते हैं फ्लॉप खिलाड़ियों को भी, ताकि अपनी जो है वो परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकें। तो नहीं करेंगे वो, तो पता तो है सारे जो हैं वो बकरी हुए हैं और भागे हुए हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब टेस्ट करना चाहते हैं, हर हल्के का फिर टेस्ट आ जाएगा ना, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्या सूरत बनती है। पीटीआई के पास क्या है अब देने को? अगर गवर्नमेंट देखी जाए तो जंग जीत ली है, गवर्नमेंट सही चल रही है, आईएमएफ से कर्जा मिल रहा है, तो फिर आप पीटीआई के पास तो इस वक्त कुछ भी नहीं है कि वो गवर्नमेंट को ऑफर करें या कोई मुज़ाकरात करें या कोई टीओआरस डिसाइड करें। 2 साल गुजर गए हैं, 3 साल मजीद गुजर जाएंगे। नहीं, पीटीआई तो इररिलेवेंट है बतौर जमात। इमरान खान इररिलेवेंट नहीं है। सर इमरान खान ही रेलेवेंट पर्सनैलिटी हैं। वो अभी भी लोगों की जो कबूलियत है, या लोगों की कबूलियत इमरान खान के साथ है। लोगों के दिल उन्हीं के साथ धड़कते हैं। तो इमरान खान ही वही शख्सियत हैं जो कि लोगों की उम्मीदों का महवर और मरकज़ है। बाकी पीटीआई की जहाँ तक आप बात करती हैं, तो आई टोटली एग्री विद यू। पीटीआई तो नीदर हियर नॉट देयर। तो सर अभी जो 9 मई के जो मुकदमात हैं एटीसी से, उनके जो ट्रायल हो रहे हैं उसमें कन्विक्शंस भी हो रही हैं, आप ऑलरेडी प्रिडिक्शन कर चुके हैं, कल भी 9 मई के 11 मुल्ज़िमान को सजाएं होगी, तो फिर ये तो सब कुछ आपके खिलाफ ही जा रहा है। अब क्या हो सकता है खान साहब के लिए? जब तक सियासी हिकमत अमली या सियासत नहीं करेंगे, तो उससे तो मामला ऐसे ही होगा। ज़ोर आज़माई तो नहीं हो सकती ना। इदारों के साथ एस्टेब्लिशमेंट तगड़ी होती है, उसके साथ लड़ने में या सिविल वॉर में तो कोई नहीं जीतेगा। और फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सारे लोग भी उसको एंडोर्स नहीं करेंगे। सियासी जमातों के पास तो जद्दोजहद के लिए मुज़ाकरात होते हैं, गुफ्तगू होती है, वही एक हथियार होता है और वही हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर एक उसके अलावा तो कोई हथियार नहीं है। सर मुज़ाकरात की बात होती है, फिर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की बात होती है, फिर किसी तहरीक की बात होती है, पार्टी अभी तक कोई डिसीजन क्यों नहीं ले पा रही है? तो हम पिछली ईद से सुनते आ रहे हैं। उसकी वजह कि पार्टी लीडरशिप कन्फ्यूज़ है और आपस में रिफ्ट्स हैं। बहुत ज़्यादा बंटी हुई पार्टी है, बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने किया कि एस्टेब्लिशमेंट को क्या ज़रूरत है किसी के खिलाफ काम करने की, ये खुद ही अपने लिए काफ़ी हैं। आपस में लड़-लड़ के जो हैं वो भागे हुए हैं और इमरान खान साहब उस सारी चीज़ का नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली फैमिली के अंदर से भी फिंगर पॉइंटिंग होती है, नहीं होनी चाहिए। फैसल सर आपकी उनसे हर मुलाकात किसी होती जो है, काम आप करता है वो उनको क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता बताते है। कि ये सब कुछ हो रहा है आपकी पार्टी के अंदर, आपकी ये हिकमत अमली होनी चाहिए, आप इस बंदे को हटा दें, इस बंदे को ले आए, इस तरीके से आप मुज़ाकरात करके बाहर आ सकते हैं? मतलब खान साहब को कोई बताने वाला क्यों नहीं? देखिए, मैं बिना माँगे कभी कोई बात नहीं करता। मैंने 30 अप्रैल को उनको ये सारी बात बता दी थी। फैसला उन्होंने करना है, ज़ाहिर है हम उनके फैसले के पाबंद हैं। वो जो भी फैसला करेंगे उस पे मिनवान अमल होता है। बताया तो मैंने उनको है और बड़ा इन्हीं अल्फ़ाज़ में बताया जिन अल्फ़ाज़ में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं अपनी गुफ्तगू, अपनी ओपिनियन
अपने लफ्ज़ चेंज नहीं करता, जो अंदर बात करता हूँ बाहर कर देता हूँ, जो बाहर बात करता हूँ अंदर कर देता हूँ। और बस इसी वजह से मैंने तो मुँह पे कहा था कि इन नालायकों से क्या होगा? आप किनसे उम्मीद लगा के बैठे हो? सर सीनियर क़यादत क्या कभी सीरियस होगी या ये कभी इकट्ठे होंगे कि खान साहिब के लिए कोई प्रॉपर तहरीक चला सकें? नहीं, तहरीक चला नहीं सकते ना, इनके बस की बात ही नहीं है। अब अगर मैं ज़्यादा स्लैंग में करूँ तो ये शक्लें हैं तहरीक चलाने वाली। इनके कहने पे कौन आता है? जो खुद नहीं आते, जो खुद भाग जाते हैं, जो वो मैंने जैसे आपको फ़र्ज़ किया, सीनियर लीडरशिप में से आप ज़रा निकाल लेना जितने भी हैं, कितनों ने अपने हलकों में रैलियाँ लीड की हैं, जुलूस निकाले हैं, किसी एक ने भी नहीं। कितनों ने अपना एहतजाज किए हैं, एक भी नहीं। जब भी एहतजाज की कॉल आती है, केपी भाग जाते हैं और वहाँ पे छुप के बैठे होते हैं। सर और फिर एक दिन गिरफ्तार नहीं हुए, बाहर जाके फंडिंग भी करके आते हैं, पैसे भी कमाते हैं, बिल्कुल और एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी बने हुए हैं। बिल्कुल। सर अब खान साहब ने खुद कहा है कि उन्हें पता है विकेट के दोनों तरफ कौन खेलता है। अगर उन्हें ये मालूम है तो फिर ऐसे लोगों को अपनी टीम से बाहर फेंक दें कि जी आपकी ज़रूरत मुझे नहीं है। चलें, वो तो खान साहब को अगर पता है तो फेंक देना चाहिए, और किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? अगर उनको ये पता है और वो समझते हैं तो फिर ज़ाहिर है जो क़यादत है उन्हीं में से होंगे ना जी, दोनों तरफ खेलने वाले। हम में से या कोई वर्करों में से तो है कोई नहीं। तो जो जो दोनों तरफ खेल रहा है, उसको जो है वो खान साहब को चाहिए कि अपनी उसको फ़ारिग करें। दुरुस्त। सर 5 जून को अलकादिर का जो केस लगा हुआ है हाई कोर्ट में, आपको क्या लगता है कि इसमें खान साहब की रिहाई हो जाएगी? सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है, बुशरा बीबी के ऊपर सिर्फ सहूलतकारी का इल्ज़ाम है, तो आपको क्या फैसला नजर आ रहा है कि इसमें क्या होने वाला है? क्योंकि ट्वीट्स तो अक्सर लोगों की पहले आ जाती है और उस ट्वीट के मुताबिक खान साहब अभी आते हुए नजर नहीं आ रहे, तो क्या बुशरा बीबी के आने के चांसेस हैं? मुझे अनफॉर्चुनेटली बुशरा बीबी का एक केस बनता है सस्पेंशन का, बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग। कौन सा कोई मेरिट पे केस तो है नहीं, सियासी केस है। सियासी केस जब तक जहाँ पे लड़ाई है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है, जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगी ये सारे केसेस। हमारे आप भी वकील हैं, हम भी समझते हैं। सर ये जो लड़ाई तो सियासी तब केस होते हैं रिजॉल्व हो ना मेरिटलेस जब केस है। ट्विटर थोड़ा रोक दिया जाए, कभी बादशाह, कभी जंगल का बादशाह, कभी फेरोन, तो फिर इस तरह तो लड़ाई कभी रिजॉल्व नहीं होगी। बस ये फिर बयान देने वालों को सोचना चाहिए, और जो ट्विटर को ऑपरेट कराते हैं, जो ये पिछले हफ्ते बयान आए इनसे मामलात काफ़ी गड़बड़ हुए हैं। और 5 जो जून है, मुझे इसमें मुआवजा तो इस मुल्क में खैर रात को भी हो सकता है, मुआवजे तो होते रहते हैं, तो सर फिर लेकिन मैं नहीं कंफ्यूजन कहाँ देखता पे कि है? इसमें कंफ्यूजन इमरान खान साहिब को है या पार्टी के लोगों को है? नहीं। इमरान खान साहब को तो कंफ्यूज आप अगर आप जाके वो तो जेल में बैठे हैं ना, उनको तो जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि बाहर 4 लाख बंदा आ जाए, 5 लाख बंदा आ गया जी, ये हो गया वो हो गया। अगर मैं जेल में बैठा हूँ और मुझे आप आके बताएं कि इतने बंदे इकट्ठे होंगे, तो मैं भी कहूंगा कि आपने बातचीत क्यों करनी है, फिर बंदे इकट्ठे करें। यानी उनको लाख बंदा भी इन्फॉर्मेशन ही इकट्ठा हो नहीं जाए दी तो जा बड़ा रही। होता है। वो इसलिए कि नालायक है ना, खुद अपनी नालायकी छुपाने के लिए कभी फजल रहमान साहब पे डाल देते हैं, कभी किस पे डाल देते हैं। खुद कुछ करते नहीं है, सियासत आती नहीं है। इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर सारे सियासत सीख रहे हैं। वो जब हम लाहौर में पढ़ते थे तो गाड़ी खराब हो जाती थी, तो वहाँ पे एक पुरानी सी गाड़ी कुछ ना उनको दी होती थी, ये छोटे उस्ताद वो सारे वहाँ पे बनते थे। तो ये सारे लगे हुए हैं इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर, हालाँकि वो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा बंदा है। मैंने तो उनको भी कहा है कि आप देखें, आप सोचें कि किस तरह आप सबको अपनी कीमत के ऊपर सियासत तो ना सिखाएँ ना। दुरुस्त। सर यानी शाह अब महमूद कुरैशी साहब से नहीं मिलते हैं, बाकी किसी से नहीं मिलते हैं। अब 40 दिन का जो डायरेक्शन आई है सुप्रीम कोर्ट से, उसको किसी ने चैलेंज ही नहीं किया। इमरान खान साहब के बिहाफ़ पे कोई पेश ही नहीं हुआ। वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट ही है उनसे। तो 40 दिनों में मैं जो अपने प्रेडिक्शन की है, मैं उस पे कायम हूँ। आप देखिएगा आने वाले दिनों में होता क्या है इस दुरुस्त। पार्टी के साथ, सर अब ये जो 9 जो मई केसेस में पार्लियामेंटेरियन है। लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, एमएनएस एमपीएस को, इनको बचाने के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाई है पार्टी ने? वो इमरान खान साहब के लिए नहीं आते, उनके लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, तो इनके लिए कौन आएगा? तो सर फिर ये कहना भी दुरुस्त होगा कि अगर आप लोगों से रिजर्व सीटें भी चली जाएं तो वो भी चली जाएं, अब कुछ हो नहीं सकता। तो हम खुद स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अपना मंसूर अली शाह की जो जजमेंट है ऑथर, उसमें पढ़ लें, पैरा 10 में जनरल सेक्रेटरी ने खुद कहा जी कि हम नहीं मांगते, अगर आपने देनी है तो दे दें। फिर सर क्या करें? कोई वजीफा करें, दुआ करें, क्या करें? बस फिलहाल वेट करें, नहीं देखें कोई अच्छे टाइम का कोई। मुझे तो मायूसी बढ़ती जा रही है, और मैं उन बंदों में से नहीं हूँ जो झूठे नारे लगाता है या वो सिलसिला करता है। यानी सर ये इन हुकूमत, लोगों मौजूदा को, इमरान हुकूमत खान को 5 साल टीम और पूरे स्ट्रेटजी करेगी? दोनों बदलने पड़ेंगे अगर बाहर आना चाहते हैं तो। वो सर, अपनी टीम और स्ट्रेटजी दोनों बदलेंगे, रिवाइज करेंगे, तो फिर ही कोई मौका बनेगा। इस वक्त तक कोई मौका नहीं है। तो ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, नजर तो यही आ रहा है। अगले 5 साल भी ना पूरे कर ले, जो हालात हैं इनके, ये तो खुशकिस्मत
खुशकिस्मत है, फौज दलेर मिल गई है, जंग जीत चुकी है फौज, और अपोजिशन नालायक तरीन है, तो 17 सीटों से हुकूमत कर रहे हैं। अगर कोई 17 सीटों से बेनज़ीर भुट्टो थी अपोजिशन में, नाकों चने चबवा दिए तो 2/3 मेजॉरिटी को नवाज शरीफ की। तो ये तो इनकी तो हालत ही कोई नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है वो तो उसका वो किस्मत अच्छी है, किस्मत तो हर कोई लिखवा के लाता है, अल्लाह ताला की तरफ से होते है। कोई इवेंट हुआ तो उससे अनपॉपुलैरिटी हो सकती है इधर-उधर, दुरुस्त। और वो इवेंट क्योंकि ये इनकी जो असेसमेंट इमरान खान साहब की हवाले से है वो ठीक नहीं है। दुरुस्त। वो समझते हैं वो इर्रेलेवेंट है, इमरान खान साहब इर्रेलेवेंट नहीं है, वो बड़े रेलेवेंट है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। बकरा ईद की आमद है, जहां लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं, वहीं हुकूमत बजट की तैयारी में लगी हुई है। 10 जून को बजट पेश करने की तैयारियां उरूज पर हैं। इस बजट में आम आदमी को कोई रिलीफ मिलेगा या तकलीफ में मजीद इजाफा होगा? तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहें बढ़ेंगी या उन पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया जाएगा? बजट में अहदाफ क्या होंगे और IMF की मुसलसल मुदाखलत के बाद बनने वाला बजट मुल्क व कौम के लिए कितना बेहतर साबित होगा? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मौशी अमूर डॉक्टर खाकान नजीब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर 10 जून को क्या होने वाला है? महंगाई का तूफान आएगा, महंगाई का जिन आएगा, या कोई रिलीफ मिलेगा इस बेचारी आवाम को? तो सुजैन साहब, जब भी बजट आता है तो लोग, चूंकि एक वर्ड रिलीफ जो है ये बहुत आम हो गया है पाकिस्तान में। हालांकि मैं कभी कभी समझाता हूं कि असल रिलीफ ये नहीं है कि हम क्या सस्ती चीजें बेच रहे हैं पाकिस्तान में। असल रिलीफ जो है वो ये है कि पाकिस्तान में हम किस तरह नौकरियां क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा रिलीफ जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी का पहिया चलाना है, बिकॉज उसी से नौकरियां निकलती हैं, उसी से कारोबार चलते हैं, और उसी से लोगों को प्रोस्पेरिटी आती है और इनकम्स बेहतर होती हैं। ये तो एक बात हुई। इस बजट को भी अप्रोच इस तरह से करना चाहिए कि पिछले 1.5-2 साल में एक स्टेबलाइजेशन का अंसर रहा है मुल्क में, जिसमें कई जगह पर बहुत हैवी टैक्सेशन करना पड़ी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है सुपर टैक्स 10%, जिसमें सुजैन लेट से कि सबसे अच्छी पाकिस्तान की लीडिंग एंकर हैं, तो उनसे हम 38% टैक्स लेना चाहते हैं अगर वो हाईएस्ट ब्रैकेट में है। अब आपको आगे इस तरह चलना है कि ये जो दोनों एरियाज हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी और ये जो सैलरीड भी और नॉन सैलरीड भी, पहली तो बात ये कि इनको थोड़ा सा आप जिसे कहेंगे एडजस्टमेंट करनी चाहिए। ये जो 45% मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स है इसको कम करना है, और जो इनकम्स पे टैक्स है जो कि बहुत बढ़ गया है, और नॉन सैलरीड पे यानी कि जो कंसल्टेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, इस तरह के टैक्स लॉयर्स हैं, इस तरह के जो लोग हैं, इनके टैक्स को रीएडजस्ट करना। एक तो ये मैं समझता हूं करना। एक रिलीफ ये देना चाहिए कि अगर मैं 6 लाख रुपया इस वक्त कमा रहा हूं तो मुझ पे कोई टैक्स नहीं है सालाना का, इस लिमिट को बढ़ा के 8 या 10 लाख कर देना चाहिए। सुजैन, ये मैं इसलिए कहता हूं कि जो 6 लाख खरीद रहा था आज से 2-3 साल पहले एक एक्स बास्केट ऑफ गुड्स, इस वक्त वो X-Y खरीद रहा है। तो हुकूमत कोई भी हो, उसको चाहिए कि वो मेरी पॉकेट में उतना ही पैसा छोड़े जो आज से 2-3 साल पहले टैक्स काट के मेरी पॉकेट में आता था। ये तो है कुछ टैक्स के इकदाम। फिर कुछ आपको, जैसे इंपोर्ट पे बहुत से टैक्सेस हैं, उनको आसान बनाना, सिंप्लीफाई करना, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी, RDs, इनको निकालना, जो बहुत से स्लैब्स हैं उनको आसानियां पैदा करना, विदहोल्डिंग टैक्सेस से डू अवे करना। ये है वो प्रोसेसेस जो टैक्सेशन की मद में हमें लाने चाहिए ताकि मुल्क के टैक्सेशन के निजाम को मसावी बनाए। अगर तो इस तरह लेकर चलेगी हुकूमत तो फिर तो बहुत बेहतरी होगी। और दूसरा, जो आपके दोस्त एग्रीकल्चर में और जो मेरे दोस्त रिटेल, होलसेल में और रियल एस्टेट में काम करते हैं, उन पे टैक्स लागू करना, कोई इन्फोर्समेंट मेजर्स लेना, ये बहुत जरूरी है। पर साथ साथ ये भी जरूरी है कि याद रखिए, इस साल लग यूं रहा है कि जो टैक्स का हदफ था ओरिजिनल 12,900, रिवाइज्ड 12,300, अब मुझे ये लग रहा है कि ये मुश्किल से 11,700 के करीब आएगा। अगले साल का जो हदफ है वो 14,200 है। तो 14,200 और 11,700 का जो फर्क है, यानी कि आपने इतने नई टैक्सेशन लानी है, उसमें आपको 600-700 अरब की तो मुझे लगता है नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, जिसमें बहुत सी बातें हो रही हैं। GST की एग्जेम्पशंस जा सकती हैं, फाटा पाटा की एग्जेम्पशंस जा सकती हैं,
FEDs तब्दील हो सकती हैं, कुछ कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी आ सकता है। सो ये है एक सर खाका। ये जो आपने जो बात की, ये तो सारी वो है जो एक पढ़ा लिखा तबका समझेगा, लेकिन अगर मैं गरीब आवाम की बात करूं तो उनको ये चीज़ें ज़रा मुश्किल से समझ आती हैं। और एक अगर मैं खुद से एक गिला आपसे करना चाहूँ, वो ये है कि हमारी नेशनल असम्बली का पर डे का जो खर्चा है वो एक तरफ 7 करोड़ है, फिर हमारे वुज़रा की तनख्वाहें बढ़ा दी जाती हैं, जजेस की तादाद बढ़ा दी जाती है। सर एक तरफ इतना सब कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ आवाम के ऊपर टैक्स आते जा रहे हैं, तीसरी तरफ अगर कोई गरीब आदमी इस्लामाबाद में अपनी रेडी लगाता है या पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अपनी रेडी लगा देता है तो CDA वाले आते हैं, उसकी रेडी ले जाते हैं और वो गरीब आदमी हार्ट अटैक होने से मर जाता है। सर ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? CDA का जो काम है वो करे। बहुत से अमीर लोगों के घर ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर के बाहर बहुत ज्यादा लॉन्स बनाए हुए हैं, तजावुज की हुई है। F6 में ऐसे घर हैं जिनमें रात को 2 बजे तक 3 बजे तक कंस्ट्रक्शन हो रही है। CDA वहां पे तो कुछ नहीं करता, लेकिन एक गरीब आदमी जो अपनी रोजी कमा रहा है हलाल तरीके से, उसके ऊपर आके वो उसकी रेडी भी ले जाते हैं और उससे उसके दिल का दौरा भी पड़ जाता है। सर कि किस तरफ जा रहा है हमारा मुल्क? तो देखिए, एक बात आपने बहुत सही रखी है कि ये तो एक एक्सपेंडिचर साइड से ही बजट को अप्रोच करना चाहिए। अगर आप कहें ना कि आप एक अप्रोच पेपर लिखें, एक सादा सा जो कि आम आवाम समझ सके, तो इट विल बी द फॉलोइंग कि हम अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कैसे संभाल सकते हैं ताकि हमें टैक्सेस की मद में जो मैंने पहले गुफ्तगू की है वो ना करना पड़े। पर मैंने पहले भी गुफ्तगू मसावी टैक्सेशन की है, यानी कि जो टैक्स नहीं दे रहा उसको टैक्स नेट में लाना और जो टैक्स ज्यादा दे रहा है उसका टैक्स कम करना, ताकि लोअर मिडिल इनकम पाकिस्तान में रहना चाहे। अब एक्सपेंडिचर की बात बहुत अच्छी है। देखिए, अगर आप 43 डिवीजन से मुल्क चलाना चाहते हैं, यानी कि 43 डिवीजन से, ये आपकी बात दुरुस्त है, तो आपकी ये सवाबदीद है। आप 20 डिवीजन से भी मुल्क चला सकते हैं और अपना एक्सपेंडिचर कम कर सकते हैं। बट दिस इज अ डीपर थॉट। द डीपर थॉट इज कि बार बार बात होती है कि आप NFC जो कि 7वां चल रहा है, उसके बाद 8वां का टाइम भी गुजर गया, 9वें का भी गुजर गया, जो 10th है ना वो इस अगस्त में खत्म हो जाएगा। ये मतलब आपको कोई ये बताएगा नहीं। लोग कहते हैं NFC दोबारा होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, और इस पे मैं कोई दो आ रहा नहीं। बट पहले NFC से ये तो बताए ना कि जो ये सारे डिविजन्स इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में है, मैं आपको एक जो आप चाहती हैं सुनना सुन लें। एजुकेशन, हेल्थ, पावर्टी, ज़कात, उशर, क्लाइमेट, फूड, एग्रीकल्चर, ये सारे किसके सब्जेक्ट्स हैं? ये सारे जो हैं प्रोविंसेस के सब्जेक्ट हैं। तो इसका जितना खर्चा वफाक कर रही है, जितने डिविजन्स चला रही है, जितनी ऑटोनमस बॉडीज, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब का खर्चा जो है PSDP यानी डेवलपमेंट और जारी का मिला के 300 से 600 अरब है। आपको जरूर वहां पैसे बचाने चाहिए। आपकी जो सब्सिडीज हैं वो जनरल सब्सिडी रजीम में है, यानी कि सुजैन अगर 200 यूनिट इस्तेमाल करती हैं बिजली के तो हम उनको एक सब्सिडी देते हैं। इससे निकल जाइए। अगर सुजैन वल्नरेबल इनकम में हैं तो उनको इनकम सपोर्ट के थ्रू एक सब्सिडी दें, जो पाकिस्तान का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये दो चीजें हमने अभी आपके सामने रखी हैं। एक तो वफाक का खर्चा किस तरह कम करना है और एक किस तरह सब्सिडीज को टारगेट करना है। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि PSDP जो कि इंटर प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स नहीं है वहां से निकालिए, सो दैट PSDP का भी जो हुजम है उसको मिनिमम रखें ताकि वहां भी पैसे बचे। चौथी चीज जो आप मार्कअप की मद में आप हैरान होंगी, अभी हम इतने बड़े बड़े नंबर्स की गुफ्तगू करते हैं, 9800 बिलियन रुपीस हमने मार्कअप में रखा हुआ है इस साल। खर्चा कम होगा बिकॉज मैक्रो स्टेबिलिटी से आपका जो मार्कअप रेट या पॉलिसी रेट है वो कम हो गया। तो अगले साल बजट की में इतनी रीप्रोफाइलिंग करें टैक्सेशन की से ये जो आपका डेट है उसकी रीप्रोफाइलिंग करें कि आपको और पैसे वहां बचें। इसके साथ साथ मैं आखिरी बात ये भी रखूं कि हमें डिफेंस के एक्सपेंडिचर में, और ये पूरे मुल्क को जानना चाहिए, इस साल 2152 अरब रुपए खर्च करने हैं। अगले साल ऑलरेडी ये तय हो रहा है कि हम 2414 अरब यानी कि 262 अरब ज्यादा रखेंगे। पर मैं ये समझता हूं कि ये भी कम है। हमें जो जिस तरह मैंने आपको कहा है कि हम बहुत सी जगहों पे अपने खर्चे कम कर सकते हैं, वहां से हमने अपने ये खर्चे कम करके जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर है उसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, और हो सकता है 2600-2700 अरब पे ले जाना पड़े। पर एम्पल स्पेस अवेलेबल है अगर हम ये काम करना चाहें। और आखिरी बात जो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल दिस इज कि पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है तो फिर प्राइवेटाइजेशन इस मुल्क का अगर एक अहम जुज है इस सिस्टम का, तो उसका भी एक असर नजर आना चाहिए बजट में कि हम बिल्कुल PIA बेचेंगे,
हम 3 डिस्कोस बेचेंगे और हमें इतने पैसे आएंगे। दुरुस्त सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।